पेशे खिदमत है कहानी। 3 सुनहरी परियां। एक बादशाह था, उसके पास खुदा का दिया बहुत कुछ था, मगर औलाद ना थी। बादशाह हर वक्त गमगीन रहता। वो उस गरीब आदमी से भी हसद करता जो किसी बेटे का बाप होता। वो कहता, मालो दौलत किस काम की जब संभालने वाला ही कोई नहीं। एक दिन जब वो शाही दस्तरखान से तरह तरह के लजीज खाने खा चुका तो हुक्का पीते हुए गहरी सोच में डूब गया। वजीर उसके करीब खड़ा था। बादशाह ने वजीर को सैर के लिए चलने को कहा। वो उससे मशवरा करना चाहता था। बादशाह और वजीर बातें करते करते महल से बहुत दूर निकल गए। चलते चलते एक बड़ी सी वादी में दाखिल हुए और फिर एक जगह बैठ गए। वो अपने गिर्द फैले हुए हसीन नज़ारों से लुत्फ उठा रहे थे और खुदा की कुदरत की तारीफ कर रहे थे कि एकाएकी उनके पांव तले जमीन कांपने लगी। साथ ही सायरन की सी आवाज सुनाई दी। फिर धम की आवाज फिजा में फैल गई। आवाज के साथ धुएं का बादल सा उठा और फट गया। उनमें से एक जादूगर बरामद हुआ और उनके सामने आ खड़ा हुआ। उस जादूगर की सफेद दाढ़ी थी और सर से पांव तक सबज लिबास पहने हुए था। सिर्फ पांव में जर्द रंग की नोकदार जूतियां थी। बादशाह और उसका वजीर हैरान रह गए। वो इस तरह बैठे थे जैसे पत्थर के बुत हों। जादूगर होले होले चलकर उनके पास आया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। अस्सलामु अलैकुम, उसने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बादशाह और वजीर ने डरते डरते जवाब दिया। जादूगर ने पूछा, हजूर ये बताइए कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? बादशाह ने जवाब दिया, अगर आप ये जानते हैं कि मैं बादशाह हूँ तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जादूगर कुछ ना बोला। उसने अपने चोगे की जेब में हाथ डाला और एक सेब निकालकर बादशाह को देते हुए बोला, ये सेब घर ले जाइए। इसको 2 हिस्सों में काट कर आधा खुद खाइए और आधा मलका को पेश कीजिए। इसके बाद एक बार फिर जमीन लर्जने लगी। सायरन सा बजा, जोर का धमाका हुआ और जादूगर धुएं के बादल में गायब हो गया। सकते के आलम में बादशाह और वजीर महल की तरफ रवाना हुए। महल में पहुंचकर बादशाह ने जादूगर की बात पर अमल किया। खुदा का करना क्या हुआ कि अभी साल भी खत्म ना हुआ था कि अल्लाह ने उसको चांद सा बेटा अता कर दिया। इस मौका पर जिस तरह जश्न मनाया गया और खुशियां की गई, उनको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। बादशाह ने खजानों के मुंह खोल दिए, तमाम गरीबों मोहताजों के घर भर दिए, सैकड़ों गुलाम आजाद कर दिए, दोस्तों और रिश्तेदारों की शानदार दावतें की। 4 दिन और 4 रातें खेल तमाशे होते रहे। नन्हा शहजादा नाजो नेमत में परवरिश पाने लगा। उसके लिए हर तरफ मोहब्बत थी, आराम था, ऐश था। जब वो 14 बरस का हो गया तो उसने बादशाह से कहा, बाबा जान, मेरे दिल में एक तमन्ना है, बताइए आपके दिल में कौन सी ख्वाहिश है, हम फौरन पूरी कर देंगे। बादशाह ने बड़ी मोहब्बत से कहा। शहजादे ने जवाब दिया, अब्बा हजूर, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए संगे मरमर का एक छोटा सा महल बनवाया जाए। उसमें 2 फवारे हों, उनमें से एक में मक्खन भरा रहे और दूसरे में शहद। बादशाह ने उसी वक्त राज मजदूर बुलवाए और हुक्म दिया कि जल्द से जल्द ऐसा महल तैयार किया जाए। हुक्म की देर थी। संगे मरमर का सफेद महल तैयार हो गया। उसमें 2 फवारे भी बना दिए गए। उनमें से एक से मक्खन निकलता और दूसरे से शहद। शहजादा पहरों इन फवारों को देखता रहता। एक रोज शहजादा फवारों को देख रहा था कि एक बुढ़िया घड़ा लेकर महल में आई और मक्खन के फवारे पर झुककर घड़ा भरना चाहा। शहजादे को बेहद गुस्सा आया। उसने पत्थर उठाकर बुढ़िया की तरफ फेंका। पत्थर का लगना था कि घड़े के कई टुकड़े हो गए। बुढ़िया खामोश रही और उदासी से कदम उठाती हुई चली गई। दूसरे रोज वही बुढ़िया उसी तरह घड़ा लिए महल में दाखिल हुई और शहद वाले फवारे से घड़ा भरने के लिए झुकी। शहजादे ने फिर एक पत्थर घुमाकर बुढ़िया के घड़े पर मारा। घड़ा टूटकर चकनाचूर हो गया। बुढ़िया ने एक लफ्ज ना कहा और जिधर से आई थी उधर ही वापस चली गई। तीसरे दिन बुढ़िया फिर आई। शहजादे ने उस रोज भी उसके साथ वही सलूक किया जो पहले किया था, लेकिन आज बुढ़िया खामोश नहीं रही। महल से निकलते निकलते उसने शहजादे को बद्दुआ दी, शहजादे, खुदा करे तुझे 3 सुनहरी परियां कभी चैन ना लेने दे। बुढ़िया का ये कहना था कि बादशाह के प्यारे और अकलौते बेटे ने चुप साध ली। वो हर वक्त थका थका रहता, बेदिली से खाता पीता, आखिर सूख कर कांटा हो गया। बादशाह के होश उड़ गए। उसने दूर दूर से बड़े बड़े डॉक्टर और सियाने बुलाए और उनसे दरियाफ्त किया कि शहजादे को क्या बीमारी है। ये लोग लाख सोचते सर मारते रहे, लेकिन शहजादे के दुख का सबब ना जान सके। एक रोज शहजादे ने बादशाह को बताया कि उसका इलाज सियानों और डॉक्टरों के पास नहीं है। इस पर बादशाह ने बेताब होकर कहा, बेटे, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तुझे क्या दुख है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तेरी वजह से बेहद रंजीदा हूँ, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है। इस पर शहजादे का दिल भर आया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, प्यारे अब्बा जान, मेरा गम अजीबो गरीब है।
मुझे 3 सुनहरी परियां चाहिए जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ उनके बारे में सुना है। मैं उनको हासिल करूंगा वरना जान दे दूंगा। ये सुनकर बादशाह की परेशानी और बढ़ गई। उसे खौफ था कि उसका प्यारा बेटा परियों की तलाश में उससे जुदा हो जाएगा। उसने बेटे को समझाया कि तुम मेरी आंखों का नूर और कलेजे की ठंडक हो, मुझसे जुदा ना हो और परियों का ख्याल दिल से निकाल दो। लेकिन बेटा ना माना। उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा गिरी गिरी रहने लगी। चेहरा जर्द और आंखें मुरझा गईं। अब वो सारा दिन चुपचाप पलंग पर लेटा रहता। उसकी हालत देखकर बादशाह की अपनी हालत बिगड़ने लगी। आखिर सोच सोच कर बादशाह ने फैसला किया कि बेटे को घुल घुल कर मरने से बचाए और परियों की तलाश में जाने दे। हो सकता है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। बादशाह ने दिल पर पत्थर रखकर शहजादे को सफर पर रवाना होने की इजाजत दी। उसने जल्दी जल्दी जरूरत की चीजें बांधी, कुछ हीरे जवाहरात साथ लिए और खुशी खुशी रवाना हो गया। वो कई दिन कई रातें सफर करता रहा। रास्ते में कई पहाड़ कई वादियां आईं। दिन भर सफर करता रहा और शाम ढलते ही कहीं पड़ाव डाल देता। इसी तरह चलते चलते एक दिन एक कुशादा मैदान में जा निकला। उस मैदान में शहजादे का सामना एक देवनी से हुआ। यह देवनी बहुत बड़ी और खौफनाक थी। उसका एक पैर एक पहाड़ पर था और दूसरा पैर दूसरे पहाड़ पर। जब वो सांस लेती तो जोर के झक्कड़ चलने लगते। शहजादे ने बड़े अदब से कहा, बड़ी बी, सलाम अर्ज करता हूँ, कैसे मिजाज हैं? देवनी ने जवाब दिया, जीते रहो बेटे, अच्छी हूँ। उसकी आवाज से पहाड़ हिलने लगे। फिर उसने कहा, हैरत है कि तुम मेरे साथ इतनी तमीज से बात करते हो। तुम्हारी उम्र के लड़कों को तो बात भी नहीं करनी आती। अच्छा बच्चे, ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो? शहजादे ने सर्द आह भर कर कहा, बड़ी बी, मैं एक मुसीबत में उलझा हुआ हूँ। देवनी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बताओ तो सही, कौन सी ऐसी मुसीबत है? शायद मैं तुम्हारी मुसीबत दूर कर सकूं। शहजादे ने उदास होकर सर झुका लिया। फिर आहिस्ता से बोला, बड़ी बी, मैं 3 सुनहरी परियों की तलाश में निकला हूँ। उनके बगैर मेरा जीना महाल है। उनके लिए मैंने महल छोड़ा, आराम छोड़ा, प्यार करने वाले माँ बाप छोड़े। मैं बेहद दुखी हूँ बड़ी बी। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल काम है। देवनी ने सर हिलाते हुए कहा, मैं परिस्तान के रास्ते पर पहरा दे रही हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं जानती कि वो सुनहरी परियां रहती कहाँ हैं। मेरे 40 बेटे हैं जो इस मुल्क में घूमते फिरते हैं, वो शायद कुछ बता सके। अच्छा, रात तुम यही ठहरो, शाम को वो वापस आएंगे तो अपने पिता उनसे कहना। शहजादा देवनी के 40 बेटों का इंतजार करने लगा। जब सूरज ने अपनी रोशनी समेट ली और रात ने डेरा डालना शुरू किया तो देवनी ने अपनी उंगली उठाई और शहजादे की पेशानी को छुआ। शहजादा उसी वक्त पानी का घड़ा बन गया। देवनी के 40 बेटे वादी में वापस आए तो शहजादा घड़े की शक्ल में देवनी के पास ही पड़ा हुआ था। देवनी का बड़ा बेटा आते ही बोला, आदम भू, यहाँ कहीं जरूर कोई आदमजात छुपा हुआ है। बाकी बेटे भी धाड़ने लगे, हमें इंसान की बू आ रही है। फिर वो हर तरफ आदमी को तलाश करने लगे। उन्होंने पहाड़ों, ढलानों और वादियों में खोज लगाया, मगर इंसान ना मिला। थक हार कर बैठ गए और खाना खाने लगे। जब खूब पेट भर लिया और तसल्ली से एक तरफ बैठे तो माँ ने आहिस्ता से पूछा, बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा एक भाई और भी है और वो इंसान है तो तुम क्या करोगे? बड़े बेटे ने जवाब दिया, अगर वो हमारा भाई है तो हम उसको प्यार करेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। दूसरे 39 भाइयों ने भी एक आवाज होकर कहा, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा भाई ठीक कहता है, हम उसको प्यार करेंगे। पलक झपकते में उनके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था। देवनी ने कहा, लो मेरे बच्चों, यही तुम्हारा छोटा भाई है। देवनी के 40 बेटे उस छोटे से प्यारे भाई को पाकर बेहद खुश हुए। हर देव शहजादे की खातिर मुदारात करना चाहता था। एक उठा और भेड़ पकड़ लाया, दूसरे ने आग जला दी, बाकियों ने भेड़ की खाल उतारी और बोटियां बनाकर उन्हें आग पर भूना। फिर खुशी खुशी शहजादे को भुना हुआ गोश्त खिलाया। शहजादा पेट भर के खा चुका तो देवनी के 40 बेटे बाकी गोश्त के 2 लुकमों में चट गए और सोने के लिए लेट गए। अगली सुबह देवनी ने अपने बेटों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि तुम्हारा छोटा भाई 3 सुनहरी परियों से मिलना चाहता है। बेटों ने अफसोस से सर हिलाते हुए जवाब दिया, माँ जी, हम भी नहीं जानते कि वो 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अपने भाई को खाला जान के पास ले जाएं, शायद वो कुछ बता सके। देवनी ने कहा, अच्छा बेटा, उसको खाला के पास ले जाओ, उससे कहना कि उसकी हर मुमकिन मदद करे। माँ से इजाजत लेकर 40 देव शहजादे को उन पहाड़ों पर ले गए जहाँ उनकी खाला रहती थी। उन्होंने खाला को शहजादे के दुख का किस्सा सुनाया और कहा कि किसी तरह उसे सुनहरी परियों तक पहुँचा दो। खाला ने मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, बेटा, मैं भी नहीं जानती कि 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं। ये आज मेरे पास ठहरे, शाम को मेरे 60 बेटे आएंगे,
वो शायद उसकी मदद कर सकें, लेकिन पहले मैं इस लड़के को कहीं छुपा दूं, वरना मेरे बेटे उसे हड़प ना कर जाएं। ये कहकर दियोनी खाला ने शहजादे के माथे को उंगली से छुआ। शहजादा एकदम ग्लास बन गया। दियोनी के 40 बेटे मुतमईन होकर अपने घर चले गए। शाम को दियोनी खाला के 60 बेटे घर लौटे तो चिल्लाने लगे, आदम बू, हमें इंसान के गोश्त की बू आ रही है। दियोनी ने कहा, अहमको, तुम्हें भूख लगी है, खाना तैयार है, आराम से बैठकर खाओ। सारे दियो दस्तरखान पर बैठ गए और मजे मजे से खाने लगे। दियोनी ने गिलास को उंगली से बचाया। उसी वक्त शहजादा अपनी असली हालत में आ गया। 60 बेटे खूबसूरत शहजादे को देखकर बहुत खुश हुए और उसे पास बिठाकर खाना खिलाने लगे। खाना पीकर सैर हो गए तो बिस्तरों पर लेटकर सो गए। सुबह हुई तो दियोनी ने अपने बेटों को बताया कि शहजादा सुनहरी परियों से मिलना चाहता है और उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अफसोस माँ जी, 60 दियो इकट्ठे बोले, हम सुनहरी परियों के बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कहाँ रहती हैं, लेकिन हम शहजादे को बड़ी खाला के पास ले जाते हैं। वो बड़ी अक्लमंद है, उसकी जरूर मदद करेंगी। दियोनी ने कहा, तुमने ठीक कहा, इसको बड़ी खाला के पास ले जाओ। उनको बताना कि ये हमारा 61वां बेटा है, उसे भी अपना ही बेटा समझें और मेहरबानी से पेश आएं। दियोनी खाला के 60 बेटे शहजादे को साथ लेकर उस पहाड़ पर गए जहाँ उनकी बड़ी खाला रहती थी। बड़ी खाला ने बड़ी मोहब्बत से शहजादे का इस्तकबाल किया और उसकी दर्द भरी कहानी सुनी, लेकिन वो भी नहीं जानती थी कि 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं। फिर भी उसने शहजादे को तसल्ली दी, बेटा, उम्मीद का दामन ना छोड़ो, आज की रात यहाँ ठहरो, शाम को मेरे 90 बेटे वापस आएंगे, उनसे परियों का पता पूछूंगी, शायद वो जानते हों। ये कहकर दियोनी ने अपने भांजों को रुखसत किया। वो सलाम करके चले गए। जब दिन की रोशनी अंधेरे में बदलने लगी तो दियोनी ने शहजादे के माथे को उंगली से छुआ। शहजादा झाड़ू बन गया। थोड़ी देर बाद दियोनी के 90 बेटे आ गए और आते ही आदम बू पुकारने लगे। माँ ने झटपट खाना तैयार किया और उन्हें खिलाया। जब वो खा पी चुके तो दियोनी ने पूछा, अगर तुम्हें कोई छोटा सा भाई मिल जाए तो तुम उसे भी खा जाओगे? नहीं, हरगिज नहीं, कोई अपने भाई को भी खाता है। 90 के 90 भाई एक साथ चीखे। माँ ने कहा, अच्छा, कसम खाओ कि तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। सबने फौरन कसम खाई। माँ ने झाड़ू पर हाथ मारा तो शहजादा फौरन झाड़ू से इंसान बन गया। दियों को माँ से किया हुआ वादा याद था। उन्होंने शहजादे को अपने पास बिठा लिया ताकि वो भी खाना खा ले। वो प्यार से शहजादे का हाल पूछ रहे थे। शहजादे ने लंबी सांस भरकर जवाब दिया, मैं बीमार नहीं मगर खुश भी नहीं। मेरी मुसीबत ये है कि मैं 3 सुनहरी परियों से मिलना चाहता हूँ। दियोनी ने कहा, लो, अपने भाई की मदद करो। तुम में से कौन बताएगा कि 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं? अम्मी जान, मैं जानता हूँ, 90 भाइयों में सबसे छोटे ने खड़े होते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे दियोनी का सबसे छोटा बेटा और शहजादा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वो 2 घंटे तक चलते रहे। फिर दियो ने शहजादे से कहा, भाई, हम बहुत जल्द एक बाग में पहुंच जाएंगे। बाग में एक फवारा चल रहा होगा, उस फवारे ही में 3 सुनहरी परियां रहती हैं। फवारे पर जाकर मैं तुम्हें आंखें बंद करने के लिए कहूंगा, तुम आंखें बंद कर लेना। फिर मैं कहूंगा, आंखें खोल दो, तुम खोल देना। जो ही तुम आंखें खोलोगे तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। चलते चलते रास्ता बहुत चौड़ा हो गया और वो एक बहुत बड़े बाग में जाकर खत्म हुआ। बाग के दरमियान में फवारा चल रहा था। चांदी जैसे पानी की बूंदें उड़ उड़ कर तालाब में गिर रही थी। यहाँ शहजादा और दियो दोनों चुपचाप खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दियो ने कहा, आंखें बंद कर लो। शहजादे ने फौरन आंखें बंद कर ली और यूं ही कुछ देर खड़ा रहा। फिर दियो ने आवाज दी, आंखें खोलो। शहजादे ने आंखें खोली। वाह वाह, तालाब के पानी में 3 संतरे डुबकियां लगा लगा कर नहा रहे थे। उसने फौरन पानी में हाथ डाला और तीनों संतरों को निकाल कर अपनी जेब में रख लिया। दियो बोला, शाबाश, अब सब काम ठीक हो जाएंगे। बस एक बात याद रखना, जब भी तुम इन संतरों को छीलने लगो तो ख्याल रखना कि तुम्हारे आसपास पानी जरूर हो। शहजादे ने दियो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो उसकी हिदायत के मुताबिक काम करेगा। फिर दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर जुदा हो गए। दियो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। शहजादा बाग में से होता हुआ दूसरी तरफ आ गया। वहाँ एक सड़क थी, वो इस पर हो लिया। ये सड़क एक पहाड़ी पर से गुजरती थी। पहाड़ी को पार किया तो एक रेगिस्तान आ गया। शहजादा तपती हुई रेत पर 1 घंटे से ज्यादा चलता रहा। प्यास लगी तो उसे 3 संतरों का ख्याल आया। ऐसे गर्म खुश्क रेगिस्तान में रस भरे संतरों से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। उसने जेब से चाकू निकाला और एक संतरे को काट कर 2 हिस्से करना चाहे। जो ही संतरा कटा, एक खूबसूरत परी कूद कर बाहर आ गई। ये सुनहरी परी इतनी हसीन थी
کہ शहजादे की आंखें चुंधिया गईं। वो शहजादे के सामने तपती हुई रेत पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर उसने इधर उधर आंखें घुमाकर देखा और शहजादे के सामने हाथ फैला दिया। पानी, मुझे पानी चाहिए। लेकिन शहजादा तो रेगिस्तान में खड़ा था, वहाँ पानी कहाँ? अब शहजादे को दियो की बात याद आई। दियो ने इसीलिए कहा था कि जब तक पानी पास ना हो संतरा मत छीलना। शहजादा बहुत पछताया। बेचारी परी उसकी तरफ उदास नजरों से देख रही थी। वो सख्त प्यासी थी। देखते ही देखते वो गायब हो गई। शहजादा बेबसी से हाथ मलने और अपने आप को बुरा भला कहने लगा। लेकिन अब पछताए क्या होवत, जब चिड़ियां चुग गई खेत, परी जा चुकी थी। शहजादा उदास होकर फिरने लगा। इस बेअंदाजा लंबे चौड़े रेगिस्तान में कहीं नखलिस्तान का नामो निशान तक न था। शहजादे को सख्त प्यास लग रही थी। जब जान लबों पर आ गई तो उसको दूसरे संतरे का ख्याल आया। उसने दिल को समझाया कि कोई बात नहीं, एक संतरा तो फिर भी बच जाएगा और ये भी मुमकिन है कि दूसरे संतरे में से परी ना निकले। अजीब वाकयात बार बार तो पेश नहीं आते। ये सोचते हुए उसने दूसरा संतरा भी काट दिया। जो ही संतरा कटा, उनमें से एक नन्ही सी परी उछलकर बाहर निकली। ये परी पहली परी से भी ज्यादा हसीन थी। शहजादा चौंक कर एक कदम पीछे हट गया और टुकर टुकर परी को देखने लगा। परी ने उसकी तरफ हाथ उठाया और बोली, पानी, मुझे पानी पिलाओ। शहजादा बेबस था। वो खुद प्यासा मर रहा था। पानी होता तो उस परी को दे देता, लेकिन हाय बदनसीबी, परी गायब हो गई। शहजादे ने अपना सफर जारी रखा और दिल में पक्का इरादा कर लिया कि चाहे वो प्यासा मर जाए, आखिरी संतरे को उस वक्त तक नहीं छीलेगा जब तक आसपास पानी ना हो। रेगिस्तान में भटकते भटकते दूसरा दिन भी आधा गुजर गया। अचानक उसे चश्मा बहने की आवाज सुनाई दी। वो गिरता पड़ता चश्मे तक पहुंचा। चुल्लू भर भर कर ठंडा पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। प्यास बुझाने के बाद उसने जेब से चाकू निकाला और आखिरी संतरा काटा। जो ही संतरे के दो हिस्से हुए, उसमें से एक नाजुक सी परी उछलकर बाहर आ गई। ये परी पहली दोनों परियों से ज्यादा हसीन और नाजुक थी। उसने भी हाथ बढ़ाकर शहजादे से पानी मांगा। पानी, मुझे पानी चाहिए। शहजादा उसे चश्मे पर ले गया। उसने खूब सैर होकर पानी पिया और फिर शहजादे के पास खड़ी हो गई। शहजादे ने फैसला किया कि इस परी को किसी डोली या गाड़ी में ले जाना चाहिए, वरना लोगों में बेइज्जती होगी। ये सोचकर उसने परी से कहा, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं इंतजार करना, मैं जल्द लौट आऊंगा। ये कहकर उसने परी को चश्मे के पास एक दरख्त के किनारे पर बिठा दिया और ताकीद की कि यहाँ से हरगिज ना हिलना। परी दरख्त पर बैठी इंतजार करती रही। काफी देर हो गई मगर शहजादा लौट कर ना आया। इतने में परी को किसी की आवाज सुनाई दी। ये शहजादा नहीं था, बल्कि कोई नौकरानी थी जो अपनी मालकन के लिए चश्मे से पानी लेने आई थी। नौकरानी के हाथ में घड़ा था। जब वो घड़ा भरने के लिए झुकी तो उसे पानी में परी का अक्स नजर आया। नौकरानी ने समझा ये मेरा ही अक्स है। वो इतराकर बोली, वाह, मैं तो अपनी मालकन से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ, उसे मेरी खिदमत करनी चाहिए, ना कि मुझे उसकी। ये कहकर उसने घड़ा जमीन पर दे मारा और अपनी मालकन के घर चली गई। मालकन ने उसे खाली हाथ आते देखा तो सवाल किया, पानी कहाँ है? घड़ा टूट गया। नौकरानी ने गुरूर से जवाब दिया, मैं तुमसे ज्यादा हसीन हूँ, तुम्हारी नौकर क्यों बनूं? तुम खुद पानी ले आओ। क्या कहने हैं तेरे? मालकन चिल्लाई, ये खिलचड़ी आज यकायक हसीन कैसे बन गई? ये कहकर उसने नौकरानी के सामने आईना कर दिया। नौकरानी ने आईने में शक्ल देखी तो बेहद शर्मिंदा हुई। उसने दूसरा घड़ा उठाया और चश्मे से पानी लेने चली। चश्मे पर वही वाकया फिर पेश आया। वो घड़ा भरने झुकी तो पानी में परी का चेहरा दिखाई दिया। मैं हसीन हूँ, मैं यकीनन अपनी मालकन से ज्यादा हसीन हूँ। ये कहकर उसने दूसरा घड़ा भी तोड़ दिया और मालकन के पास चली गई। मालकन ने पूछा, पानी कहाँ है और दूसरे घड़े का क्या हुआ? नौकरानी ने रौब से कहा, तुम्हें मेरा पानी भरना चाहिए, मैं तुमसे ज्यादा हसीन हूँ, फिर तुम्हारी खिदमत क्यों करूँ? वाह, मेरा ख्याल है तुम पागल हो गई हो, एक बार आईने में फिर देखो। मालकन ने कहा। आईना देखकर नौकरानी फिर शर्मिंदा हुई और तीसरी बार पानी भरने चश्मे पर गई। इस दफा भी उसे पानी में वही हसीन चेहरा नजर आया। अब वो तीसरा घड़ा तोड़ने ही वाली थी कि दरख्त पर बैठी सुनहरी परी ने कहा, ना ना, अब घड़ा मत तोड़ना, पानी में तुम्हें मेरा चेहरा नजर आता है, दोबारा झांको तो। लेकिन नौकरानी ने पानी में देखने की बजाय ऊपर दरख्त की तरफ देखा। उसकी निगाह खूबसूरत परी पर पड़ी। वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ गई। उसके दिल में खोट थी। उसने बड़ी नरमी से कहा, नन्ही परी, तुम थकी हुई लगती हो, आओ मेरे जानू पर सर रखकर थोड़ी देर आराम कर लो। ये कहा और सुनहरी परी का खूबसूरत सर अपनी गोद में रख लिया। जब परी बातें करती हुई उसकी गोद में सो गई
तो नौकरानी ने अपनी जेब से सुई निकाली और परी के माथे में चबो दी। सुई चुभते ही नन्ही परी एक छोटा सा परिंदा बन गई और उड़कर दूर चली गई। नौकरानी दरख्त पर बैठी रही। जब शहजादा गाड़ी लेकर वापस आया तो नौकरानी सुनहरी परी की जगह बैठी थी। शहजादा उसे देखकर हैरान रह गया। बोला, ये तुम्हें क्या हो गया? नौकरानी ने गुस्से से कहा, हाँ अब तो तुम यही कहोगे, मुझे तने तनहा दरख्त पर छोड़ गए, दिन भर गायब रहे, अब पूछते हो क्या हुआ? धूप बहुत तेज थी और कीड़े मकोड़ों ने काट काट कर मुझे बेहाल कर दिया। मैं अपने हाथ पांव सुकेड़े बैठी रही, ये हुआ मेरे साथ। शहजादा बेहद शर्मिंदा हुआ। उसने नौकरानी से माफी मांगी और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने बाप के महल में ले गया। महल में शहजादे और इसकी दुल्हन का इस्तकबाल की जबरदस्त तैयारियां की गईं। हर शख्स खुश था कि उनका महबूब शहजादा परी को ले ही आया, लेकिन जब उन्होंने नौकरानी को देखा तो बहुत हैरत हुई। जैसा सुना था वैसी वो हरगिज न थी। बादशाह ने बेटे से कहा, यह अक्लमंद शायद हो, लेकिन खूबसूरत हरगिज नहीं। शहजादे ने जवाब दिया, यह अक्लमंद भी है और हसीन भी। कसूर मेरा है, मैंने उसे तन्हा छोड़कर गलती की। तेज धूप ने उसका रंग काला कर दिया है, आराम करने दीजिए, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बादशाह के महल के गिर्द खूबसूरत बाग था। एक दिन बाग का माली पौधों की देखभाल कर रहा था कि एक सुनहरी परिंदा उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर बैठ गया। माली ने खुश होकर कहा, नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सुनहरी चिड़िया ने जवाब दिया, बड़े मियाँ, मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि इस वक्त शहजादा क्या कर रहा है। माली ने कहा, नन्ही चिड़िया, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता कि शहजादा क्या कर रहा है। हाँ, इतना जानता हूँ कि वो किसी को दुख नहीं दे रहा होगा। परिंदे ने फिर पूछा, अच्छे माली, मुझे ये तो बता सकते हो कि इस वक्त शहजादे की दुल्हन क्या कर रही होगी? मेरा ख्याल है इस वक्त वो शहजादे के पास बैठी होगी। माली ने चिड़िया को बताया। ये सुनकर चिड़िया गाना गाने लगी। नन्ही चिड़िया ने गाते हुए बाग के 2-3 चक्कर लगाए। फिर वो गुलाब की एक टहनी पर बैठकर गाने लगी, ये फूल जहाँ मैं बैठी हूँ ये भी तो मुरझा जाएंगे। ये गाकर नन्ही चिड़िया उड़ती हुई बाग से निकल गई। दूसरे दिन वो फिर बाग में आई और माली से शहजादे और दुल्हन के बारे में पूछा। तीसरे दिन फिर आई। हर बार माली वही जवाब देता और हर बार सुनहरी चिड़िया वही गाना गाकर माली को सुनाती। बेचारा माली नन्ही चिड़िया की बातों पर हैरान था और अपने फूलों की वजह से परेशान। बादशाह माली के लगाए हुए गुलाब के पौधों की वजह से उसकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन शहजादा बाग में अकेला टहल रहा था। अचानक उसकी नजर गुलाब के उन पौधों पर पड़ी जिनके फूल मुरझा चुके थे। शहजादे ने उसी वक्त माली को बुलाया और कहा, बड़े मियाँ, हैरत है कि तुम गुलाब की सही देखभाल नहीं कर रहे। देखो, इन 3 पौधों के फूल मुरझा चुके हैं, इसकी वजह क्या है? माली ने जवाब दिया, सरकार, ये एक सुनहरी चिड़िया की वजह से मुरझाए हैं। ये कहकर उसने शहजादे को चिड़िया के बारे में तफसील सुना दी और ये भी बताया कि चिड़िया दर्द भरा गाना गाती है और जिस गुलाब की टहनी पर बैठती है वो सूख जाता है। शहजादे ने माली को हुक्म दिया कि बाग में एक फंदा लगाओ और जब चिड़िया आए तो उसे पकड़कर मेरे सामने पेश करो। माली ने शहजादे के हुक्म पर दरख्त की टहनी पर फंदा लगा दिया। अगले रोज सुनहरी चिड़िया फिर आई। जो ही वो टहनी पर बैठी, फंदा बंद हो गया और चिड़िया उसमें फंस गई। माली चिड़िया को पकड़कर शहजादे के पास ले गया। शहजादे ने चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। शहजादे की दुल्हन ने जब इस नन्ही चिड़िया को देखा तो उसे शक हुआ कि हो ना हो ये वही सुनहरी परी है जिसके उसने सुई चुभोई थी। उसको फिक्र हुई कि उसका भेद खुल जाएगा। वो इस नई मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गौर करने लगी। आखिर उसने फैसला किया कि वो झूठ मूठ बीमार पड़ जाएगी और कहेगी कि उसकी तकलीफ नन्ही चिड़िया का कलेजा खाकर ही दूर होगी। इस मकसद के लिए उसे डॉक्टरों को रिश्वत भी देना होगी ताकि वो वही इलाज बताएं जो वो चाहती है। खूब सोच समझकर उसने महल के डॉक्टरों के लिए कीमती तोहफे तैयार किए और उनसे कहा कि अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई तो तुम्हें माला माल कर दूंगी। सब इंतजाम मुकम्मल करके मक्कार नौकरानी पलंग पर लेट गई और शहजादे को आता देख आंखें बंद करके कराहने लगी। शहजादे ने अपनी दुल्हन को यूं तड़पते देखा तो घबराकर बोला, मेरी दुल्हन को क्या तकलीफ है? हाय हाय, डॉक्टरों को बुलाओ। नौकरानी ने कराहते हुए कहा, मुझे लगता है जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है। डॉक्टरों को फौरन बुलाया गया। उन्होंने शहजादे की दुल्हन को बेचैनी से करवटें बदलते देखा तो सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार उन्होंने शहजादे को बताया कि दुल्हन को एक खास किस्म के परिंदे की कलेजी खिलाई जाए तो उसका रोग दूर हो जाएगा, वरना बचना मुश्किल है। सबसे पहले डॉक्टर ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, मैंने आज सुबह इस किस्म का परिंदा शाही बाग में उड़ते हुए देखा है। मेरा ख्याल है वो परिंदा तो मेरे पिंजरे में है,
یہ کہہ کر شہزادے نے ایک غلام کو پنجرا لانے کے لیے کہا۔ غلام پنجرا لے آیا تو سنہری چڑیا کو دیکھ کر نوکرانی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں ہاں، یہی وہ پرندہ ہے، بڑے ڈاکٹر نے جلدی سے کہا۔ اس پرندے کا گوشت کھانے سے شہزادی کا روگ دور ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کمرے سے نکل گئے۔ شہزادے نے غلام سے کہا کہ سنہری چڑیا کو ذبح کر کے اس کی کلیجی بھون لاؤ۔ جب غلام چڑیا کی کلیجی بھون کر لایا تو شہزادے نے اپنے ہاتھوں سے دلہن کو کھلائی۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے اسے کوئی دکھ درد نہ تھا۔ جب چڑیا کو ذبح کر کے اس کے پر نوچے جا رہے تھے تو ایک پر اڑ کر دور جا گرا۔ اس پر کسی کی نظر نہ پڑی، باقی پروں کو سمیٹ کر کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا گیا۔ زندگی پھر پہلے کی طرح گزرنے لگی۔ شہزادے کو اب بھی امید تھی کہ اس کی دلہن کی موہنی صورت واپس آ جائے گی اور وہ پہلے کسی حسین پری بن جائے گی، لیکن دلہن کا چہرہ تو کیا حسین ہوتا، عادتیں بھی خراب ہوتی گئیں۔ وہ بے حد مغرور اور نک چڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک بڑھیا کو جو محل میں کام دھندا کرنے آتی تھی سنہری چڑیا کا گرا ہوا پر مل گیا۔ یہ پر بہت خوبصورت تھا۔ بڑھیا نے اسے اپنے گریبان میں اڑس لیا اور گھر لے گئی۔ گھر لے جا کر اس نے پر کو دیوار میں گاڑ دیا تاکہ وہ چلتی پھرتی اس نازک اور خوبصورت پر کو دیکھتی رہے۔ ایک دن بڑھیا محل میں کام کرنے گئی ہوئی تھی کہ ہوا کے جھونکے سے پر دیوار سے گر گیا اور گرتے ہی اس خوبصورت پری میں بدل گیا جس کو شہزادہ درخت پر انتظار کرتا چھوڑ آیا تھا۔ پری چپکے سے اٹھی اور کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ پھر اس نے کھانا پکایا۔ کھانا تیار ہو گیا تو دسترخوان پر لگا کر دوبارہ پر بن گئی اور دیوار کے سوراخ میں جا بیٹھی۔ شام کو بڑھیا تھکی ہاری گھر لوٹی تو سیدھی چولہے کے پاس گئی۔ وہ کھانا تیار کرنا چاہتی تھی۔ دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو کھانا تیار پڑا تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، ہر چیز کرینے سے پڑی ہوئی تھی، کمرہ بھی صاف ستھرا تھا۔ بڑھیا بڑی حیران ہوئی، یہ کام کس نے کیا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ دوسرے روز بڑھیا کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ محل سے واپسی پر اس نے سوچا کہ کل کی طرح پھر ہر شے ٹھکانے پر رکھی ہوئی ہے، کھانا تیار پڑا ہے لیکن گھر میں کوئی نہیں ہے۔ بڑھیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، میں اس معاملے کی تہ تک پہنچوں گی۔ اگلی صبح وہ روز کی طرح تیار ہوئی اور کمرے سے نکل گئی، لیکن محل کو جانے کی بجائے وہ باہر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک گھنٹہ انتظار کرتی رہی لیکن کوئی نہ آیا۔ پھر اچانک اسے اندر سے مدھم مدھم آوازیں سنائی دی۔ اس نے کان دروازے پر لگا دیا۔ ہاں ہاں، سچ مچ کوئی کمرے میں چل پھر رہا تھا۔ بڑھیا نے ایک آنکھ دروازے کی درز پر رکھ دی اور دوسری آنکھ میچ کر اندر دیکھا۔ کمرے میں ایک نوجوان لڑکی جس کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ بڑھیا دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی اور لڑکی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ لڑکی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن بڑھیا نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی کو نوکرانی کا ظلم یاد آ گیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ بڑھیا نے لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لیا اور سر چوم کر دوبارہ پوچھا۔ اب لڑکی نے تمام کہانی کہہ سنائی۔ جب بڑھیا کو مکار نوکرانی کی چالاکیوں کا پتہ چلا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ شہزادے کے سامنے یہ راز فاش کر دے گی تاکہ اس کو اصل حقیقت کا علم ہو جائے۔ اس نے لڑکی کو حوصلہ دیا، نہ رو نہ رو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑھیا اسی وقت محل میں گئی اور شہزادی سے کہا کہ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیے۔ شہزادے نے بڑھیا کی درخواست کو خوشی سے منظور کر لیا۔ بڑھیا شہزادے کو لے کر گھر پہنچی تو رات کا کھانا تیار تھا۔ دونوں نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد کافی پی جانی تھی۔ اب کافی کے پیالے کون لے کر آئے اور پیالوں میں کافی کون بنائے؟ سنہری پری کے سوا یہ کام کون کر سکتا تھا؟ جب شہزادے نے سنہری پری کو دیکھا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کمرہ اس کے گرد گھوم رہا ہے یا وہ خلا میں اڑتا ہوا زمین پر گرنے ہی والا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے بڑھیا سے پوچھا۔ بڑھیا نے جواب دیا، شہزادے صاحب یہی آپ کی اصلی بیوی ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے کی جیت خوشی میں بدل رہی تھی۔ بڑھیا نے شہزادی کو نوکرانی کی چالاکی کی داستان حرف بحرف سنا دی۔ شہزادے کو یوں لگا جیسے وہ خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت پری کو لے کر محل میں گیا اور ماں باپ کو ساری کہانی سنائی۔ محل میں شاندار جشن منایا گیا جو 3 دن اور 3 راتیں جاری رہا۔ مکار نوکرانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ وہ زندہ رہ کر اپنی مکاریوں سے اوروں کو پریشان نہ کرے۔ شہزادہ اپنی سنہری پری کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ خوبصورت ہاتھ، توبہ ہے کس قیامت کی دستک تھی۔ دھڑ 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 جیسے دروازے کے دونوں پٹ کھٹ سے نیچے ٹوٹ گریں گے۔ کون ہے بدتمیز؟ عالیہ بی بی اپنے کاموں میں لگی تھی، نہ دنیا کی خبر نہ زمانے کا پتہ۔
चिकटे भूरे बाल गिर गिर कर आंखों में घुस रहे थे। कमर दोहरी हो रही थी, मगर काम थे कि शैतान के चरखे की तरह चले ही जा रहे थे। झड़ बेरी के बेर चुने, सेबों की डलिया भरी, गाय का चारा कुतरा, अंगनाई में खुरच खुरच कर झाड़ू दी, आटा गूंदा, चूल्हा रोशन किया, दूध गर्म किया। वो अपने कामों में इतनी मगन थी कि कुछ सुना ही नहीं, मगर दस्तक देने वाला तो जैसे डंडे से काम लेना जानता था। पूरी ताकत से आखिरी मर्तबा पुराने दरवाजे को ठोकर से उड़ाकर यूं हिलाया कि जंजीर टूट गिरी। आलिया बीबी धक से रह गई। फिर वो ऊंची आवाज में धाड़ा, चलती हो या नहीं? आलिया बीबी ने हिलते हुए दरवाजे को घबरा कर थाम लिया। फिर आराम से खोल कर देखा तो बड़ी बड़ी मूंछों वाला गंजा बोना खड़ा था। तोबा तोबा तोबा, बोने की मूंछें थीं या मोटे थानेदार की मूंछें? जमीन पर यूं लटक रही थी जैसे बिल्ली मुंह में चूहा दबाए भागी जा रही हो। बहरी हो क्या? उसने लाल लाल आंखों से घूर कर देखा। नहीं जी, नहीं जनाबे वाला, तशरीफ ले आइए, अंदर आइए। आलिया बीबी ने अपने पपड़ाए होंठों पर जबान फेरी, लपक कर बरामदे में बिछे तख्त का गदीला झाड़ा संवारा। फिर कहने लगी, काम ही इतना होता है जी के परियों की मलका का बुलावा है, कोई मजाक है? बोना डपट कर बोला, फिर तख्त पर चढ़कर बैठ गया। आलिया बीबी जल्दी जल्दी गर्म दूध में रोटी भिगो लाई। बोने को प्याला थमाते हुए डरते डरते बोली, आप बहुत थके हुए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बोने ने नदीदों की तरह प्याला उसके हाथ से झपट लिया, एक सांस में अपने हलक में उंडेला, दो मुंह मार रोटी हड़प की और हथेलियों से मूंछें साफ करके बोला, चलो बुलावा आया है। बुलावा? मेरे नाम? और नहीं तो क्या, मेरे नाम? मैं नहीं जानती परियों की मलका को। जानने ना जानने से कुछ नहीं होता, जरा सी देर में जान जाओगी। चलो, मगर मुझे तो अभी चक्की पीसना है, रोटी पकानी है, दाल भगारनी है, कुएं से पानी भर कर लाना है। अरे बिगड़ती रहेगी दाल भी, चल जल्दी कर। बोना उछल कर उठा तो आलिया बीबी डर गई। झट झट उसने नल पर जाकर अपने हाथ धोए, दुपट्टे के पल्लू से पोंछे, कनपटियों पर गिरे बाल कानों के पीछे उड़स कर पूछने लगी, कपड़े बदल लूं? अरे वहाँ नौकरानियों की जरूरत है, महारानियों की नहीं, ऐसे ही चल। गंजा बोना जान खा रहा था। हाय, वो रूहानसी होकर बोली, मैं क्या किसी की नौकरानी हूँ? सूरत से तो ऐसी ही लगती है, चल जल्दी कर। बोने ने तो एक मिनट भी रुकने ना दिया। बेचारी आलिया बीबी गंदी मैली मारे बदहवासी के नंगे पैर ही चल दी। कई कोस तक दोनों चुपचाप चलते रहे। कई मर्तबा जब वो थक कर हाँप जाती तो घबरा कर पूछती, अभी और कितनी दूर तक चलना होगा? बोना लंबे लंबे डग भरता चला जाता, कोई जवाब ना देता। आलिया बीबी गिड़गिड़ा कर कहती, तुम मुझे वहाँ क्यों ले जा रहे हो? बोना उसे लाल लाल आंखों से देखता, फिर चलने लगता। बेचारी गिरती पड़ती उसके पीछे पीछे चलने लगती। अलबत्ता जब उन दोनों में से कोई बात ना करता और नदी नाले फलांगने का मौका होता तो बोना सर खुजाकर कहता, सब परियां निकम्मी हो गई हैं, सारा दिन पड़ी सोती रहती हैं। आलिया बीबी बड़े शौक से आगे बढ़कर पूछती, क्यों निकम्मी हो गई हैं? बोना अपने होंठ भेंचकर मूंछों पर ताव देने लगता और नाला फलांग जाता। फिर जब कोई ऊंची सी पहाड़ी नजर आती और रास्ता दुश्वार हो जाता तो वो अपने पांचे चढ़ाकर नारा लगाता, मुकाबला होगा, मुकाबला। कैसा मुकाबला? आलिया बीबी बेख्तियार हो जाती। बोना अपने बाजू फैलाकर पहाड़ी की ढलवान से भाग कर उतर जाता। बेचारी आलिया बीबी लुढ़कती जाती, कभी गिरते गिरते संभलती, कभी संभल संभल कर गिरने लगती। ना बोने ने कुछ बताया ना बात की, वो दिल ही दिल में रोती रही, कुड़ती रही। एक जगह पहुंचकर बोना बोला, आंखें बंद करो। क्यों? बंद करो आंखें? मैं क्यों करूं? आलिया बीबी चिढ़ गई। अच्छा बोना है कि थका दिया और अब आंखें बंद करवा रहा है। नहीं मानेगी, बंद कर आंखें। बोने ने आंखें दिखाई। आलिया बीबी की आंखें पट से बंद हो गईं। ओसान ही खता हो रहे थे। ऐसी सिट्टी गुम हुई। बोने ने 3 तालियां बजाईं। आलिया बीबी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बादलों में उड़ी जा रही हो। पैरों में नरम नरम गुदीलों के मारे गुदगुदी सी हो रही थी। ठंडी हवा गालों को छेड़ रही थी और पलकों पर नमी सी झुकी आ रही थी। बस मीठे ख्वाबों का मजा आने लगा। थोड़ी देर बाद एक धचका सा लगा जैसे बादल पैरों तले से खिसक गए। बोने की आवाज आई, आंखें खोलो। नहीं खोलती। आलिया बीबी जिद पर उतर आई। अरे वाह, वो उसका मजाक उड़ाकर हंसा। कैसे नहीं खोलती? बस मैं नहीं खोलती, मेरी मर्जी। तो परिस्तान नहीं देखोगी? मेहमान शहजादियां तो आने वाली ही होंगी। परिस्तान? आलिया बीबी की आंखें मारे हैरत के खुल गईं। वो सचमुच परिस्तान में खड़ी थी। उसने ताज्जुब से जमीन की तरफ देखा तो उसे परिस्तान के ख्याल से शर्माने लगी। काले सड़े से नंगे पैर, गदले मसले कपड़े, उलझे बाल। काश वो नहा धोकर आती।
तुमने मुझे कपड़े क्यों नहीं बदलने दिए? ना मुंह धोने दिया, ना पाँव धोने दिए। वो बोने से चीख चीख कर लड़ने लगी तो बोना गायब था। हैरान परेशान इधर उधर देखने लगी। अच्छा धोखा दिया बोने ने। पहले तो वो इस इंतजार में खड़ी रही कि शायद उसे कोई लेने आएगा। फिर उसने घबरा घबरा कर आवाजें देना शुरू कर दी। जब कोई जवाब ना मिला तो उसका दिल भर आया। हथेलियों में मुंह छुपाकर एक बड़े से पत्थर पर बैठी जारों की तार रोने लगी। ना किसी ने हिचकियां सुनी, ना सिसकियां। रोती रही। आखिरकार जब वो रो रो कर थक गई और दिल जरा हल्का हो गया तो आगे चलने की ठानी। नजरों के सामने सोने की पीली सड़क बल खाती जा रही थी। दोनों किनारों पर हीरों की बजरी बिछी थी। कहीं कहीं चांदी के फवारे छूट रहे थे। मोतियों जैसी फवार लग रही थी। वो सब कुछ हैरानी से देखती चली जा रही थी कि ये कैसा परिस्तान है। हर चीज पर गर्द जमी है। दरख्तों की शाखें बढ़ी हैं, फूलों का रंग उड़ा है, कांटों की झाड़ियां उलझकर मुंह कुआ रही हैं। सड़कें हैं तो गंदी, चश्मे हैं तो गंदे। तौबा! रसीले फल दरख्तों की डालियों से पककर नीचे गिरे हैं, सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं। कोई उठाने वाला नहीं, मजे मजे से खाने वाला नहीं। ऊंची शाखों पर मक्खियों के छतों में से शहद टपक रहा है, कोई जमा करने वाला ही नहीं है। नन्ही चिड़ियां और खूबसूरत परिंदे भटकते फिर रहे हैं। न कहीं सुरीली सीटियों की आवाज है, न चहकार सुनाई देती है। प्यारी प्यारी तितलियां अपने खुश रंग पर फैलाए उड़ रही हैं, मगर फूलों पर बैठकर न सरगोशी करती हैं, न खुश होकर झूमर डालती हैं। जगह जगह बागों में दरख्तों के नीचे और सड़कों के किनारे टोकरियां, बाल्टियां, कुदालें, फावड़े और दरांतियां इस तरह बिखरी पड़ी थीं जैसे उन्हें कोई रखकर भूल गया है और कभी किसी ने कोई काम नहीं किया है। आलिया बीबी को तो अपना आप ही भूल गया। उस परिस्तान से तो वो परिस्तान जो उसने हमेशा अपने ख्वाबों में देखा था कहीं ज्यादा खूबसूरत था। झटपट अपने सर से ओढ़नी उतार कर उसने जगह जगह की गर्द झाड़नी शुरू कर दी। नोकीले कांटों की झाड़ियां तोड़ तोड़ कर अपने हाथ लहूलुहान कर लिए। दरख्तों की गिरती हुई शाखें सवारी, मुरझाए हुए फूल चुनकर ढेर लगाया। पके हुए फल तोड़कर टोकरियों में भरे। टपकते शहद के नीचे बाल्टियां रखी। एक जगह से काम खत्म होता तो दूसरी जगह शुरू हो जाता। वो दिन भर इसी झमेले में गुजरा, ना कुछ खाया ना पिया। गर्द और धूल में अटकर भुतनी सी बन गई। चलते चलते दोपहर ढल गई, शाम हो रही थी। रात को रहने के लिए ना कहीं ठिकाना था, ना आसरा। गिरती पड़ती एक मोड़ पे जो मुड़ी तो सामने एक शीश महल नजर आया। दूर ही से उजली दीवारें और कंगूरे दिखाई देने लगे। फाटक से लेकर अंदर तक कांच के कंकर बिखरे पड़े थे। आलिया बीबी ने परेशान होकर देखा, यहाँ भी वही हाल था। महल का बाग तो कोई बाग ही नहीं कह सकता था, जंगल का जंगल खड़ा था। वो सोचने लगी कि अगर ये मलका का महल है तो मलका खुद कितनी गंदी होगी। अभी वो यही सोच रही थी कि एक मुलायम सी आवाज सुनाई दी। आलिया बीबी, मलका बेचारी बूढ़ी हो गई है। उसने चौंक कर देखा तो मूंछों वाला बोना एक तरफ को भागा जा रहा था। वो बेख्तियार उसके पीछे चंद कदम भागी, मगर बोना एक घने दरख्त के नीचे जाकर गायब हो गया। बेचारी घबरा कर पलट आई, अपने चारों तरफ थकी थकी नजरों से देखने लगी। उसके बाद ना मालूम क्या ख्याल आया कि सर पैर से उतार कर वो नए सिरे से अपने कामों में लग गई। झटपट कांच के कंकड़ टोकरे में भरे, बड़ी हुई घास छील छील कर गट्ठे बनाए, छूटते फवारों से बाल्टियां भर भर छिड़काव किया। बाग के एक कोने में मलका का गर्द आलूद तख्त पड़ा था, उसको झाड़ पोंछ कर साफ किया। शाम ढलने लगी तो थक हार कर एक दरख्त के नीचे सो गई। अभी सोए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इतने में महल का दरवाजा खुला। सब्ज परी जमाई लेते हुए बाहर आई। अपने हरे हरे कपड़े झटकती संवारती डोलते कदमों दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। फिर मुंह पर हाथ रखकर उसने मुंह फाड़ा, एक लंबी जमाई लेकर बोली, मैं तो सो ही गई थी, सारा काम धरे का धरा रह गया आज, हा हा। अभी उसका जुमला खत्म ही नहीं हुआ था कि नारंगी परी आंखें मलती आई। ढलती शाम में वो अपने कपड़ों समेत शफक का फूल नजर आ रही थी। कहने लगी, हाय इतनी मीठी नींद कभी काहे को आई होगी। वाह वाह, मुझे तो होश ही नहीं रहा, कब दोपहर डली कब शाम आई। मगर वो परेशान होकर चिल्लाई, मेरा तो सारा काम वैसे का वैसा ही रह गया, हाय अब क्या होगा। उसने जोर से हाय कहकर अपना सर जो पीटा तो महल के एक कोने में से दो पहरेदार अंगड़ाइयां लेते लड़ते झगड़ते भागे आए। एक बोला, तुमने मुझे लाले के फूलों के रस में शबनम के कतरे मिलाकर पिलाए तो मुझे नींद आ गई। दूसरा बोला, तुमने मुझे गुलाब और संदल पिलाया था इसलिए मैं भी बेहोश हो गया। दोनों झगड़ रहे थे कि मूंछों वाले बोने ने गरजदार आवाज में ऐलान किया, मलका की सवारी आती है, मेहमान शहजादियां शाही मेहमान खाने में जमा हो चुकी हैं, होशियार। सब घबरा कर अपनी अपनी जगह काम करने के लिए भागे, मगर ये देखकर दंग रह गए कि काम तो सब हो चुका था। बाग बहुत निखरा हुआ साफ सुथरा लग रहा था।
खूबसूरत हरी भरी शाखों पर छोटी छोटी चिड़ियां सुरीली सीटियां बजा रही थीं। खुश रंग तितलियां फूलों की पंखड़ियों पर सरगोशियां कर रही थीं, खुश होकर झूमर डाल रही थीं। ऊंची शाखों पर शहद की मक्खियां भिन भिन अपना राग लाप रही थीं। मलका के सोने के तख्त में जड़े हुए जमुर्द और याकूत बड़े साफ चमकदार नजर आ रहे थे। छिड़काव करने की वजह से मट्टी में से सूंधी सूंधी बास उठ रही थी। शाम तो सजकर सुहानी हो गई थी। मूंछों वाले बोने ने बड़े प्यार से झुककर आलिया बीबी के सर पर हाथ फेरा। उठो आलिया बीबी, होश में आओ। इतनी प्यार भरी आवाज थी कि आलिया बीबी की आंख खुल गई। उसने देखा तो बोना सरहाने खड़ा था। वो झट उठकर बैठ गई। बोना बोला, मलका सलामत की सवारी। आलिया बीबी लपक कर आगे बढ़ी। जल्दी से मलका की सवारी को हाथों हाथ लिया, उसका आंचल सवार नीचे उतारा, हाथ पकड़कर तख्त पर बिठाया, उसके जूते उतार कर गोद में रखे और धीमे धीमे उसके पांव दाबे। मलका कितनी बूढ़ी और कमजोर नजर आ रही थी। मलका ने हैरानी से कहा, ये कौन है? फिर उसने अपने साथ आने वाली शहजादियों को घास पर बैठने का इशारा किया। आलिया बीबी भागी भागी गई। खुद ही कहीं से मलका के लिए बलौर की सुराही में शहद और अनानास का अर्क ले आई। थाल भरकर ताज़ा और रसीले फल भी लाई। गिलास भरकर मलका को दिया। उसने खुश होकर गिलास हिला हिला कर मजे मजे से पिया। आलिया बीबी ने सेब उठाए, छील छील कर मलका को दिए, केले और माल्टे खिलाए। फिर बड़े अदब से बोली, मलका सलामत, आपके मेहमानों की दावत का इंतजाम मैं खुद करूंगी। मलका ने हाथ के इशारे से इजाजत दी। आलिया बीबी पलटकर महल की जानिब रवाना हुई तो मूंछों वाले बोने ने उसका बाजू थाम लिया, अपने साथ महल के बावर्ची खाने में ले गया। कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मलका के गिर्द मेहमान शहजादियां जमा हो चुकी थीं। हर तरफ रेशम के लिबास सरसरा रहे थे। अतर की महक फिजा में रची थी। सब बहुत खुश थीं, दबी दबी बातें कर रही थीं, एक दूसरी को छेड़ छेड़ कर मुस्कुरा रही थीं, शर्मा रही थीं। जश्न शुरू हुआ तो मलका अपने तख्त पर से उठ खड़ी हुई। हर तरफ खामोशी छा गई। सबने बड़े अदब से सर झुका लिया। मलका ने कहा, मैं अपनी तमाम मुअज़्ज़िज़ शहजादियों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। परिस्तान की सुस्त और नकम्मी परियों से मेरा दिल उकता गया है। मुझे हसीन शहजादियों की जरूरत है जो मेरे साथ महल में रहना पसंद करें, जो सज सज कर परिस्तान को खूबसूरत बनाएं, जो अपनी मुस्कुराहट से उसके गोशे गोशे को रौनक बख्शें। ऐसी शहजादियां जो बहुत खूबसूरत हों और उनके चेहरों से ज्यादा उनके हाथ खूबसूरत हों। मुझे खूबसूरत हाथों की जरूरत है, सेहतमंद और पाकीज़ा हाथ। सब शहजादियों ने बैक वक्त अपने हाथों पर नजरें जमा ली। मलका ने कहा, क्या आप मेरे साथ मेरे महल में रहना पसंद करेंगी? क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर जरूर। सब यक आवाज होकर खुशी से चिल्लाईं। मलका ने अपना कमजोर और नहीफ हाथ आगे बढ़ा दिया, फिर दाएं तरफ देखकर बोली, तारुफ। चौबदार परी एक लिपटे हुए कागज को खोलती हुई आगे आई। एक एक करके शहजादियों के नाम पढ़ती। शहजादी अपनी जगह से उठकर आगे आती, झुककर आदाब बजा लाती, मलका के बड़े हुए हाथ को चूमती, आंखों से लगाती, फिर मलका उसका हाथ थाम लेती। सबसे पहले शहजादी दिलरुबा आगे बढ़ी। हिरनियों जैसी बड़ी बड़ी आंखें, काजल की धारियां, मकड़ी के जाले जैसा मुहीन गिरता फिसलता आंचल, बूटा सा कद। मलका ने खुश होकर उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उलट पलट कर देखा। बाजू थे कि चिनार की बल खाती हुई शाख, मोम की तरह ढली ढलाई उंगलियां, नाजुक और नोकीली। मलका ने हथेलियों को गौर से देखा, फिर एक लंबा सांस लेकर बोली, उफ, कितने खूबसूरत हैं तुम्हारे हाथ। शहजादी दिलरुबा बेख्तियार ताजीम में झुककर बोली, मलका सलामत, मैं अपने हाथों का खास ख्याल रखती हूँ। लीमू का रस और अरके गुलाब का महलूल बनाकर रखा है मैंने, रात को लगाती हूँ। मलका ने बड़े रश्क से हाथ देखे, फिर छोड़ दिए। आहिस्ता से बोली, तुम कोई काम तो नहीं करती होगी? अजी नहीं, काम करने वाले मौजूद हैं। तोबा तोबा, मैं अगर काम करने लग जाऊं तो मेरे हाथों का तो सत्यानाश ही हो जाए। शहजादी दिलरुबा चहक उठी। मलका ने अपनी गर्दन हिलाई। सच कहती हो, बिल्कुल सच, बिल्कुल दुरुस्त। उसने इशारा किया। शहजादी दिलरुबा अपनी जगह वापस चली गई। उसके बाद दूसरी शहजादी आई, दिलनवाज, नोक पलक से आरास्ता, आंखों से नूर बरसाती, लबों से फूल गिराती, हसीन, दिलकश, मेहंदी लगाए, छन छन चूड़ियां छनकाती। मलका ने झट उसके हाथ संभाल लिए। राजहंस जैसे सफेद और बेदाग, बगले के परों जैसे नरम नाजुक हाथ। मलका खुश हो गई। हाय, कितने खूबसूरत हाथ हैं। मलका आलिया, मेरा नाम दिलनवाज है। जब मेरी उंगलियां बरब्त के तारों को छेड़ती हैं तो उस वक्त मेरे हाथों की खूबसूरती देखने के काबिल होती है। इसके बगैर आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। मलका ने इशारा किया। एक परी उड़कर गई, मलका की ख्वाबगाह से बरब्त उठा लाई। दिलनवाज एक खास अंदाज में फव्वारे के किनारे बैठ गई।
اس نے اپنی انگلیاں دھیمے دھیمے تاروں پر چلائیں، بس یوں لگتا تھا جیسے بجلی چمک رہی ہے، ایسی نور کی چھوٹ تھی۔ وہ بربط بجاتی رہی، نغمے بکھیرتی رہی، ہر طرف جادو سا امڈ آیا تھا۔ ساز کی اونچی نیچی لہریں اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ واہ واہ، بہت خوب، ملکہ نے بڑے سرور سے کہا اور دل نواز کے ہاتھ زور سے اپنے ہاتھوں میں دبا کر پوچھا، تم نے تو کمال ہی کر دیا، یقین کرو میں نے اتنے خوبصورت ہاتھ کبھی نہیں دیکھے۔ دل نواز بل کھاتی جھک جھک کر سلام کرنے لگی۔ کام تو نہیں کرتی ہوگی؟ کام؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ دل نواز تنک کر بولی۔ ملکہ سلامت، بربط کے تاروں کو چھیڑنے والی انگلیوں سے بھلا کوئی کام کرے گا؟ درست، بالکل درست، ملکہ نے سر ہلایا۔ تم اپنے ہاتھوں کا خیال تو رکھتی ہوگی؟ بے حد ملکہ سلامت، دل نواز نے بڑے زور سے کہا۔ میں انہیں شبنم سے دھوتی ہوں، ناخنوں کو رگڑ رگڑ کر گھساتی ہوں، نوکیلا بناتی ہوں، مہندی لگاتی ہوں۔ دیکھیے، اس نے اپنی ہتھیلیاں پھیلائیں۔ ہتھیلی گلبوٹوں کے جال سے سرخ ہو رہی تھی، ہتھیلی کی پشت پر ترنج بنی ہوئی تھی، ایسے حسین کٹاؤ اور ایسے نفیس کنگورے تھے کہ حد نہیں، پور پور چنائی تھی۔ ہائے کتنے حسین، کتنے نفیس ہاتھ! ملکہ چلا اٹھی۔ جواب نہیں ہے تمہارا؟ دل نواز خوشی سے پھول گئی، جھٹ جھٹ بیسیوں سلام کیے اور فخر سے اکڑتی ہوئی اپنی جگہ پر آ گئی۔ اس کے بعد دل آرا کی باری تھی۔ وہ آگے بڑھی، چنبیلی کی گرتی شاخوں کی طرح لچکتی چال، لمبے ہاتھ، گوری ہتھیلیاں، نازک کلائیاں، گجرے انگوٹھیاں پہنے، گھونگریوں دار چھلے پھنسائے، ہاتھ ہلاتی تو عجیب دل فریب سی چھنک منک ہوتی۔ آہ! ملکہ سانس کھینچ کر بولی، کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں ملکہ عالیہ۔ دل آرا ایک ادا سے ماتھے پر بل ڈال کر اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر نظریں جما کر بولی، یہ ایک مصور کے ہاتھ ہیں۔ کیا مطلب جناب عالی؟ میں انگلیوں سے شاہکار تصویریں بناتی ہوں، جب میری انگلیاں رنگوں اور برش سے کھیلتی ہیں تو ساری دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ اس نے آنچل میں چھپا ہوا کاغذ پھیلایا، رنگوں کی پیالیاں رکھی اور جلدی جلدی ملکہ کی تصویر بنا ڈالی۔ پتلے پتلے نقش، جھریوں بھرا چہرہ، بجھی بجھی سی آنکھیں، سفید بال اور جھٹکے ہوئے میلے پرانے پر، سب حیران رہ گئے۔ واہ واہ، بہت خوب! ملکہ نے حیرانی سے اپنی تصویر کو اٹھا کر دیکھا اور چپ ہو گئی۔ بیچاری بڑھاپے کے مارے بد شکل جو ہو رہی تھی۔ دل آرا ایک فاتحانہ انداز میں پیالیاں اور رنگ سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد دل آرا آئی، ٹھمکتی ہوئی چال، اداؤں کا بانک پن، ہاتھ تھے کہ مونگے کی چٹان تراش کر رکھ دی تھی، سیب جیسے نازک اور موتیوں جیسے آبدار، خوشبو لگی تھی۔ ہاتھ یوں ہی ذرا سا بل کھاتے، میں ہل جاتا تو خوشبو کے گلستان ہوا ہو جاتے۔ واہ! ملکہ رشک سے بولی، تم تو خود بھی بہت خوبصورت ہو، ہاتھوں کا کیا ہی کہنا۔ دل آرا اپنی تاروں بھری واسکٹ کی جیبوں میں انگلیاں ٹھونس کر بڑے انداز سے بولی، جناب کی قدردانی ہے عالی جاہ، کیا لگاتی ہو ان ہاتھوں پر؟ میں خالص شہد اور روغن زیتون کی مالش کرتی ہوں، خدا کی دین ہے، مگر رکھ رکھاؤ سارا اس خاکسار کا ہے۔ کام بھی کرتی ہوگی؟ اجی نہیں۔ کیوں؟ ملکہ عالیہ، آپ تو خود بہت سمجھدار ہیں، پھر ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ یا تو کوئی کام کرے یا ہاتھ سنوارے، سوئی چبھ جائے، خون نکل آئے تو ایک قطرے سے ہی انگلیوں کا حسن ختم ہو جاتا ہے، برتن مانجو تو ادھیلیاں ادڑ جاتی ہیں، ہاتھ کی لکیریں کالی ہو کر خوش نصیب کو بد نصیب بنا دیتی ہیں۔ بے شک، ملکہ گردن جھٹک کر بولی۔ اتنے میں عالیہ بی بی شرمائی لجائی بھاگی آئی، کبھی ہاتھ چھپاتی، کبھی گندے پاؤں چھپانے کو بھی گھاس میں 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی۔ کھانا تیار ہے حضور عالی، اس نے جھجک جھجک کر کہا۔ کھانا؟ اتنی جلدی؟ جی، کیا کیا تیار کیا ہے؟ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جی میں نے، عالیہ بی بی رک کر بولی، غریبانہ سا انتظام ہے، جو کچھ اور جیسے کچھ شاہی داروغہ جی بتاتے گئے میں کام کرتی گئی۔ مونچھوں والا بونا دور کھڑا سب کچھ سن رہا تھا اور گردن ہلا ہلا کر عالیہ بی بی کو سیدھی سادی باتوں کی داد دے رہا تھا۔ کیا بتایا داروغہ نے؟ ملکہ نے پوچھا۔ اور تم نے کیا پکایا؟ حضور والا، گیندے اور ہار سنگھار کی پنکھڑیوں کی بریانی ہے، انارکلی کی کلیوں کا قورمہ ہے، شبنم کے موتیوں کی کھیر ہے، رنگ برنگ پھولوں کی سلاد ہے، رس بھری اور شہد کی فرنی ہے۔ وقت چونکہ بہت کم تھا اس لیے جلدی میں یہی تیار ہو سکا۔ ابھی کھٹی گھاس کی چٹنی اور میٹھے پتوں کا مربع تیار ہو رہا ہے، آپ کے پہنچنے تک دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ واہ واہ، غضب کر دیا، ملکہ نہال ہو کر بولی۔ آج تو بڑی شاندار دعوت ہو گئی، ذرا اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ ملکہ نے ہاتھ بڑھایا تو عالیہ بی بی نے اپنے ہاتھ دامن میں چھپا لیے، سہم کر کہنے لگی، نہ دیکھیے حضور۔ کیوں؟ میرے ہاتھ بہت گندے ہیں، میں تو دیکھوں گی۔ ملکہ بڑے اصرار اور شوق سے بولی۔ اس نے اشارہ کیا، 2 پریاں لپک کر عالیہ بی بی کو سامنے لے آئیں۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے، ہتھیلیاں پھٹ رہی تھیں، کھال ادھڑ رہی تھی،
चक्की पीस पीस कर कलाइयों में गिट्टे पड़े हुए थे। बर्तन मांज मांज कर हाथ की लकीरें काली हो रही थीं। नाखून घिसे टूटे हुए थे, उंगलियों पर छाले थे, कांटे चुभ चुभ कर जख्मी हो चुकी थीं। न चूड़ियां, न छल्ले, न अंगूठियां, न मेहंदी। दिलरुबा कह कहा लगा कर बोली गंवार। दिलनवाज हंस कर बोली बदसलीका, बदसूरत, फोहड़। दिलरुबा नाक चढ़ाकर कहने लगी कराहत आ रही है मुझे तो। दिलारा ने हलक खुरच कर थूक दिया। मलका अपने दोनों हाथों में उसके हाथ थामे बहुत गौर से देख रही थी। उसके माथे पर मोहब्बत और शफकत झलक रही थी और आंखों में हमदर्दी की चमक थी। बेहद नर्म और मुलायम लहजे में वो कहने लगी तुम बहुत काम करती होगी। जी मलका आलिया, क्या कुछ करती हो? हजूर, फटे टूटे की मुरम्मत, सुई सिलाई, चक्की चूल्हा, बर्तन चौका, झाड़ू झाड़न, सभी कुछ होता है। मलका ने एक नज़र तमाम मेहमान शहजादियों को देखा, फिर झुक कर आलिया बीबी के हाथ चूम लिए। वो घबरा गई, अपने हाथ खींचने लगी तो मलका ने उन्हें अपनी आंखों से लगाया, सीने से भींच लिया। फिर सबसे कहा वो हाथ जो दूसरों को आराम पहुंचाने के लिए बदसूरत हो जाते हैं, जो नन्हे बच्चों को पालने में झलाते हैं, थपक थपक कर मीठी नींद सुलाते हैं, दुनिया में सबसे खूबसूरत हाथ हैं। आलिया, तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी हसीन। क्या तुम मेरे महल में मेरी मेहमान बनकर रहना पसंद करोगी? आलिया बीबी अपने गाल पर उंगलियां टिकाए गहरी सोच में खड़ी थी। उसने चौंक कर देखा, उसके हाथों में अनोखा हुस्न, अजीब सी चमक आ गई थी। सबके सर नदामत से झुके हुए थे।